हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं इन्हें। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? केंद्रीय अन्वेषण भी इन्हें कहा जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो, इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जा सकता है। तो कौन थे? करमचंद जैन हैं, खान बहादुर कुर्बान अली खान हैं, डीपी कोहली हैं, एमसी मेहता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी कोहली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीआई के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो डीपी कोहली जी थे। कौन थे? डीपी कोहली जी थे। इन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक कार्यभार संभाला था और इन्हें सेवा देने के कारण 1967 में इन्हें क्या हुआ था? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। डीपी कोहली को कब? 1967 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। पीवी का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? फास्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल, एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे जो इसका उपयोग किस में किया जाता है? रेन कोट बनाने में किया जाता है। रेन कोट बनाने में इसको किया जाता है और खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रेन कोट और खिलौने बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रणथंभौर का किला खालिस्तान में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, सिक्किम में है। रणथंभौर का किला कहाँ पर स्थित है? तो यह माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान में स्थित है। इसे जो है 2013 में कब? 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2013 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ के एक महान कवि थे महेश। कौन कवि थे? महेश कवि थे। और यहाँ के राजा कौन थे? राणा हमीर। यहाँ के राजा कौन थे? राणा हमीर थे। तो इन्हीं के सम्मान में इन्होंने क्या किया था? हमीर रासों की रचना की थी। कौन सी? हमीर रासों की रचना किसने की थी? महेश ने। हमीर रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी? महेश ने। किसके सम्मान में किया था? राणा हमीर के सम्मान में किए थे। हमीर रासों की रचना किसके द्वारा किए गए थे? तो महेश के द्वारा किए गए। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर का किला कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? असम में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में। तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और पूछा जाए अगर जम्मू कश्मीर के अलावा तो यह हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। कैसे? डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी डोगरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डोगरी भाषा कहाँ बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिंह देव को, महेंद्र वर्मन को, खारवेल को, पुलकेशिन को। तो कोणार्क सूर्य मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह इसका निर्माण लगभग कब किया गया था? 1250 ईस्वी में। लगभग कब किया गया था? 1250 ईस्वी में। गंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? गंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जो है कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो विश्व विरासत में इसे 1984 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया। कब? 1984 ईस्वी में इन्हें विश्व विरासत में शामिल कर दिया है। यह किसको समर्पित है? यह एक सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो नरसिंह देव फर्स्ट को माना जाता है। 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। यह एक क्या है? सूर्य मंदिर है। तो चलिए अगला देखते हैं। क्रोमाइट का एक अयस्क या खनिज है। तो क्या है? जिंक है, यूरेनियम है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है। तो क्रोमाइट क्या है? यह एक क्रोमियम है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है। क्रोमाइट का अयस्क क्या है? क्रोमियम है। अगर यही पूछा जाए बॉक्साइट का अयस्क क्या है? अगर पूछ लिया जाए बॉक्साइट का अयस्क क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। Al2 एल्युमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट का अयस्क क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। तो अगर हेमेटाइट का पूछा जाए तो हेमेटाइट का क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का अयस्क की बात की जाए, हेमेटाइट क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का अयस्क क्या हो जाएगा? तो आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमाइट का अयस्क क्या हो जाएगा? क्रोमियम। बॉक्साइट का अयस्क क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। हेमेटाइट का पूछा जाए तो आयरन हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगला देखते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 85% है, 70% है, 55% है, तो 40% है। तो कितनी प्रतिशत कृषि आबादी है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग कितना है? 55% है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55% है। कितना? 55%। कृषि एवं पशुपालन में क्या है? भारत प्राथमिक स्थान है। प्रथम स्थान किसमें है? कृषि एवं पशुपालन में भारत क्या है? प्रथम अवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। ठीक है, कैसी है? तो मिश्रित पूछ लिया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, जहां निजी एवं सरकारी संस्थाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55%। तो चलिए अगला देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1400 में हुई थी, 1500 में हुई थी, 1600 में हुई थी, 1700 में हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। इन्हें जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यह कंपनी भारत एवं पूर्वी देशों में एक साथ जो है 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की आज्ञा दी थी। कौन दी थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी में। तो अगला देखते हैं। पांडवों के सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडवों के सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर थे, भीम थे, सहदेव थे, नकुल थे। तो 5 पांडव कौन थे? तो युधिष्ठिर हो गए, और कौन था? भीम थे, सहदेव थे, नकुल थे, एक और कौन छूटे हैं? अर्जुन। ये 5 भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन, ये 5 भाई थे, जिसमें से सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर थे, उसके बाद भीम थे, फिर अर्जुन थे, फिर नकुल थे, फिर सहदेव थे। ये 5 भाई क्या थे? तो सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था। तो ये किसके पुत्र थे? तो ये कुंती के पुत्र थे। इनकी माता कौन थी? कुंती। ये किनके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। अगर इनकी पत्नियों की बात की जाए तो इनकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। द्रौपदी क्या थी? इनकी पत्नी थी। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। सुल्तान जोहोर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा है, क्रिकेट से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा है, गोल्फ से जुड़ा है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 ईस्वी में। कब? सुल्तान जोहोर कप की स्थापना कब की गई थी? 2011 ईस्वी में। यह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया? M.K. गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? इंडियन होम रूल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1919 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसी पुस्तक को क्या कहते हैं? हिंद स्वराज। इसी पुस्तक को हिंद स्वराज कहते हैं। हिंद स्वराज कहते हैं। कौन सी? इंडियन होम रूल पुस्तक को हिंद स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कब इन्होंने किया था? तो 1909 में किए थे। इसी पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश प्रशासन को बांझ या वैश्य कहकर पुकारा था। क्या कहे थे? बांझ या वैश्य कह के पुकारे थे। कौन सी? हिंद स्वराज पुस्तक में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास थे, गुरु रामदास थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे। तो अमृतसर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर की आधारशिला रखी गई थी। किसकी? गुरु रामदास जी के द्वारा। कब रखी गई थी? तो 30 अगस्त तो इनके द्वारा क्या किया गया था? आधारशिला रखा गया था।
इनको गुरु की उपाधि कब दी गई? तो 1574 ईस्वी में। इन्हें गुरु की उपाधि रामदास को 1574 ईस्वी में गुरु की उपाधि दी गई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतंत्र जोड़ा गया, समानता जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जोड़ा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी में क्या किया गया था? धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को इसी में 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। अगर इनकी बात की जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। 86वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब 2002 में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया को कहते हैं, राजघाट को कहते हैं, लाल किला को कहते हैं। तो स्मारक को भारतीय राष्ट्रीय स्मारक कहा गया। किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय स्मारक कहा गया है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 43 मीटर। कितनी है? 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनवाया गया था। किसके? एडवर्ड लुटियंस के द्वारा बनवाए गए थे। इसके वास्तुकार कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस ने इसे तैयार किया था इंडिया गेट को। यह कितनी मीटर का है? 43 मीटर का स्थित है। यह कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगर और स्मारकों की बात की जाए, जैसे ताजमहल हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, ये इत्यादि क्या थे? स्मारक हैं। तो इंडिया गेट क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है। जिसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से भी जानी जाती हैं। लेडी विथ टॉर्च से, लेडी विथ हार्ट से, लेडी विथ लैंप से, लेडी विथ मोडिंसिस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लेडी विथ लैंप से जानी जाती हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किससे जानी जाती हैं? लेडी विथ दी लैंप के नाम से भी जानी जाती है। अगर इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, सलेम को कहा जाता है, तंजावुर को कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यह कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। इसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। यह एक क्या था? कपड़ा उत्पादक केंद्र था। कोयम्बटूर क्या है? यह एक कपड़ा उत्पादक केंद्र था। तो चलिए, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वार से, अतिसार से, छींकने से, समान ठंडक से। तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्वार से संबंधित है। किससे? ज्वार से संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वार से। इसमें क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग? इसमें तिल्ली को प्रभावित करता है और आरबीसी को। तिल्ली और आरबीसी को मलेरिया प्रभावित करता है। किसको? तिल्ली और आरबीसी को मलेरिया प्रभावित करता है। और इसमें जो है प्लाज्मोडियम जो है नामक परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है। किसमें? ज्वार में क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है। जिसका क्या वाहक कौन सा है? मादा मच्छर है। मादा मच्छर कौन सा है? मादा मच्छर। इसका किससे काटने से होता है? मादा मच्छर को काटने से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार से। यह किसको प्रभावित करती है? आरबीसी एवं तिल्ली को प्रभावित करते हैं। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर ये बात की जाए तो इसका खोज मलेरिया रोग की पता किसने लगाया था? तो रोनाल्ड। किसके द्वारा मलेरिया रोग का पता लगाया गया था? तो रोनाल्ड के द्वारा। किसके? रोनाल्ड रास के द्वारा क्या है? मलेरिया रोग का पता किसने लगाया था? रोनाल्ड के द्वारा लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से सभी दैनिक समाचार पत्र हैं। निम्न में से सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल को छोड़कर। किसको छोड़कर? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें से कौन सा दैनिक समाचार पत्र नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका इंडिया टुडे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया टुडे क्या है? दैनिक समाचार पत्र नहीं है। ठीक है। द हिंदू है और द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है। ये सब क्या है? दैनिक समाचार पत्र हैं। जबकि इंडिया टुडे क्या है? एक पत्रिका है। इंडिया टुडे क्या है? एक पत्रिका है। यह क्या है? पत्रिका है। जबकि सब ये क्या है? दैनिक समाचार पत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया टुडे। तो चलिए अगला देखते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो
हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कैसा हो जाएगा? परतदार पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे पर्वत है? परतदार पर्वत है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, सिरहिंद नहर है, अपार बड़ी दोअब नहर है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर है सिंचाई नहर। सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। यह कहाँ से निकली हुई है? सतलज कहाँ से है? सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास के संगम से निकली है। सतलज एवं ब्यास के संगम से निकली। कौन से? हरके बांध से। बांध कौन सा है? हरके बांध से है निकली हुई है। यह क्या है? पंजाब व राजस्थान की पानी की आपूर्ति को करती हैं। तो इससे कहाँ से सिंचाई की जाती है? राजस्थान और पंजाब में इससे इंदिरा गांधी नहर से पानी को जाता है। तो यह किस नदी से संबंधित है? सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकाली गई है। कौन से बांध से? तो हरिके बांध से निकाली गई है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था, काठमांडू में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था, तो ढाका में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। तो अगर सार्क की बात की जाए तो सार्क में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में जो है वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। पहले 7 ही देश थे, बाद में एक नया देश जुड़ा जो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कब जुड़ा है? बाद में जुड़ा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान बाद में जोड़ा गया है। तो अब कितने सार्क हो गए हैं? तो 8 हो गए हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव, ये 8 देश हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ढाका में। तो ढाका कहाँ है? तो यह कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी क्या थी? ढाका थी। तो चलिए अगला देखते हैं। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैसों के आयतन का, वाष्प दाब का। तो यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस आयतन का। क्या है? गैस आयतन का यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो गैस के आयतन का माप किया जाता है, जो कि क्या होता है? भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा को परिवर्तित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नाइट्रीकरण किसके परिवर्तन करने की जैविक प्रक्रिया है? N2 को नाइट्रेट में, N2 को नाइट्राइट में, अमोनियम को नाइट्राइट में, अमोनियम को N2 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनियम को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। क्या करता है? अमोनियम को
नाइट्राइट को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? नाइट्रीकरण की रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? नाइट्रीकरण की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? यह ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, आगरा में है, लखनऊ में। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। यहीं पर क्या हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनको जन्म के बाद इन्होंने गृह त्याग किए थे। गृह त्याग को क्या कहा जाता था? गृह त्याग को इनको क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। इन्होंने गृह त्याग के क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण क्या है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? धर्मोपदेश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? धर्मोपदेश का है। धर्मोपदेश ज्ञान इन्होंने दिया था कहाँ? सारनाथ में। उसे धर्मोपदेश या धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता था। तो अगला देखते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर ऐसे ही आप सब क्वेश्चन अच्छे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।